अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक स्पेशल और मैं हूं राशिद अकरम। नाज़रीन, पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल ताहाल बरकरार है। फसलें तबाह हो चुकी हैं। जिंदगी भर की जमा पूंजी खत्म होने के बाद मुतासिरीन इस आफत के खत्म होने के मुंतजर हैं। पानी उतरे तो कुछ सुख का सांस आए। दरियाए रावी में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है, जबकि पानी का बहाव 2,11,395 क्यूसिक तक पहुंच चुका है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,53,000 तक पहुंच चुका है। उधर सैलाब से मुतासर अफराद की तादाद 20 लाख से जायद हो चुकी है, जबकि सैलाब के बाइस मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 33 हो चुकी है। दूसरी जानिब DGPDMA के मुताबिक पंजाब में 2200 देहात अब तक मुतासर हो चुके हैं, जबकि बारिशों के नए स्पेल से गुजरावाला, नारोवाल, सियालकोट में सूरत हाल मजीद खराब होती दिखाई दे रही है। उधर कल मुल्तान से दरियाए चनाब में तकरीबन 8 लाख क्यूसिक का रेला गुजरने का खदशा भी है, जिससे मजीद तबाही भी हो सकती है। हेड तरीमो से 7 लाख क्यूसिक है, जबकि रावी से 90,000 क्यूसिक पानी मुल्तान में दाखिल होगा। दरियाए सतलुज के सैलाबी रेले से बहावलपुर में 7 बंद भी टूट चुके हैं, जिसके बायस हजारों एकड़ फसलें ज़र आबाद चुकी हैं। देखना यह है कि जब ये फसलें तबाह हुई हैं तो उसके बाद महंगाई कहां तक पहुंचती है। चंद दिनों में ये सैलाबी पानी पंजाब से तबाही मचाता हुआ सिंध में दाखिल होगा। सिंध हुकूमत कितनी तैयार है और वो इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है। उधर वज़ीर आज़म चीन के दौरे पर मौजूद हैं, जो जियो पॉलिटिक्स के हवाले से भी अहम करार दिया जा रहा है। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे पहले प्रोग्राम के हिस्से में मौजूद होंगे हमारे साथ डायरेक्टर PDMA हमीदुल्लाह साहब, उनसे बात करेंगे। और उसके बाद दूसरे हिस्से में हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होंगे, जिनमें माहिर माहौलियात वक़ार शिराजी साहब और IR एक्सपर्ट उस्मान शाहिद साहब। हमीदुल्लाह साहब, आपकी तरफ आऊँगा, क्या कहेंगे इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है उसकी अपडेट्स क्या हैं, और जो तीनों दरियाओं में इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है वो क्या है, और जो सैलाबी पानी है वो कहाँ तक पहुँचा है? जी, इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर हम डॉक्टर साहब उधर से लें, मशरक वाली जो साइड है हमारी, दरिया सतलुज पहले नंबर पर आता है। तो वहाँ पर इस वक्त 2,53,000 जो है वो क्यूसेक पानी चल रहा है। और नीचे जो है वो 1,34,000 इस्लाम पे तकरीबन चल रहा है। और ये अब आगे इस्लाम की तरफ जा रहा है बिहाड़ी में। और दूसरी तरफ रावी जो है वो तो नॉर्मल हो गया, वो तकरीबन 76 जसड़ पे भी है, लाहौर में भी 76 हो गया है। और आगे बल्लोकी में भी जो है वो 1,20,000 के करीब वो अब आगे गुजर चुका है यहाँ से रेला। अब ये सिधनाई की तरफ ये रेला जा रहा है। और एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, हमारे एक कॉलीग अपनी ड्यूटी पे थे बलोची के करीब, AC पत्तोकी, तो उनको जो है हार्ट अटैक हुआ है शायद। और वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। मतलब अल्लाह लोगों की मदद करते हुए, एक अच्छा काम, नेक काम, लोगों की जिंदगियां बचाते हुए वो अपनी जिंदगी पे बाजी हार गए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा चनाब है। चनाब की जो सूरत हाल है वो इस वक्त मराला पे 1 लाख के करीब है। और नीचे 1.5 के करीब जो है वो उफान की, और 7 कादराबाद में है। और अब नेक्स्ट चिन्योट में भी सूरत हाल वो नॉर्मल की तरफ आ रही है। और इस वक्त रेला जो है वो तकरीबन 4.5 लाख के करीब जंग के अंदर पहुंच चुका है। और आगे से तकरीबन सारी की सारी जो आबादियां हैं उनको खाली कराया जा चुका है। और हमारी टीमें जो हैं, रेस्क्यू की टीमें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DDMA के लोग, हमारे अपने PDMA की जो सारी टीमें हैं वो वहाँ पहुंच चुकी हैं। हमीदुल्लाह साहब, ज्यादा दबाव कहाँ नजर आ रहा है और ज्यादा मुश्किलात का सामना कहाँ करना पड़ सकता है? देखें जी, रेला जो है पीछे से चुके गुजर चुका है। अब हेड 3 मुंह से के पास जो है ना, वो अभी पीक जो है वो भी पहुंचनी है। अभी इस वक्त 4.5 लाख है, तो वो तकरीबन कोई 7+ होना है उसने, तो वहां पर दबाव होगा। इस वक्त जंग के ऊपर दबाव था, तो वो उस दबाव को कम करने के लिए जो ट्रैक था, रेलवे का ट्रैक, उसको ब्रीच कर दिया गया है ताकि झंग शहर को बचाया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइमली हो गया, जिसकी वजह से दरिया में पानी का बहाव जो है वो
जो पीछे से 8.5 लाख करेला आ रहा था उसको डिस्पर्स करने में काफ़ी मदद मिली है। तो दबाव तो अगले जितने भी शहर हैं सब पे आएगा। मुल्तान है आगे, अब नेक्स्ट जो है वो परसों तक जो है वो मुल्तान तक पहुंचेगा और उसके ऊपर काफ़ी दबाव है। वहाँ पर सारे के सारे इंतजाम जो है वो कर लिए गए हैं। जो वहाँ पर कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो उसको अब ब्रीच करने के लिए जो बंद है मोहम्मद वाला उसके करीब उन्होंने सारा कुछ कर लिया है। लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हो गई हैं। एक ये है कि ऊपर से बारिशें हो रही हैं। अभी जो स्पेल नया आ रहा है वो जो शुमाली पंजाब के जो अजला हैं, गुजरात, गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट, एक दफ़ा फिर उसमें एक तो अर्बन फ्लडिंग और दूसरे नंबर पर ऊपर से दरिया का पानी उसमें इजाफा होने के चांसेस है। क्योंकि इनके जो दरिया हमारे हैं सतलुज, रावी और चनाब, इनके आपस में करीब करीब हैं। जो कैचमेंट एरियाज है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो सिस्टम हैवी किस्म का क्लाउड सिस्टम है। तो एक तरफ पीछे से आ रहा है, अब आगे जो जा रहे हैं वो अपना दरिया सिंध तक जब तक नहीं पहुंचता उस वक्त तक तो, क्योंकि दरिया सिंध बड़ा बड़ा है और उसमें उसका फैलाव भी काफ़ी है, तो वहाँ पर कोई थोड़ा सा डिसिपेट हो। हमीदुल्लाह साहब, ये भी खबरें हैं कि अभी भी भारत से मजीद पानी आ सकता है, और अगर आएगा तो फिर कितनी तैयारी है, किस तरीके से, पहले ऑलरेडी दरियाओं के अंदर पानी मौजूद है, तो किस तरह लोगों को इस सैलाब की सूरत हाल से बचाएंगे? देखिए जी, हमारी तरफ से तो इंतजामात अभी आपके सामने हैं कि हम तो आप लोग खुद बल्कि काफ़ी सारे प्रोग्राम जो हैं वो हमारे आने कर चुके हैं, एयर हुए हैं आपकी तरफ से भी। हम तो 2 हफ्ते से लगे हुए हैं, लोगों को इंटीमेट भी कर रहे हैं, लोगों को वार्निंग भी दे रहे हैं और उसमें काफ़ी सारी जो हमारी इवैक्यूएशन है वो पहले ही हो चुकी थी, इवेंट होने से पहले। बल्कि लोगों ने खुद जो है आप कवरेज कर रहे हैं कि जनाब अभी तक फ्लड नहीं है, लेकिन लोग जो है वो बाहर से निकल के फलां फलां बंद पे आ गए हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी इस तरफ तो कंट्रोल में है कि हमारी टीमें भी हैं, रेस्क्यू की टीमें भी हैं वहाँ पर। कैंप, रिलीफ कैंप भी बन चुके हैं वहाँ पर। उनको मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजेस में उनको ठहराया जा रहा है। कहीं पर कैंप की जगह तो वहाँ लगा दिए गए हैं, खाने का इंतजाम है। ये सारा कुछ अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन उसके साथ एक और जो प्रॉब्लम आज जो आपने खुद हाईलाइट किया वो ये है कि अब पीछे से जो बारिशों का जो सिस्टम है ये एक रेला आगे जा रहा है। और अब जो भी हमारे लोग आपके तरफ से पैगाम पहुंचाना चाहें कि जो लोग भी सुन रहे हैं जिनके घर या जिनके कारोबार वो दरिया के नज़दीक हैं या ऐसी जगह पर हैं जहाँ कर पानी जाने का एहतमाल है, तो उनको चाहिए कि वो जो हिदायत ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से या PDMA की तरफ से जो पैगामात दिए गए हैं या हिदायत दी गई हैं उन पर मनोवन अमल करें। ठीक है, तो ये भी है कि बारिशों का स्पेल जो है ये 2 सितंबर तक इसकी पेशगोई की गई है, तो अगर इसके बाद मज़ीद बारिशें होती हैं तो वो कब तक हो सकती हैं? इस हवाले से क्या पेश की इत्तलात है? मज़ीद बारिशें हो सकती हैं? मेरा अंदाजा ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये बाकी जो चीज़ें हैं, इस वक्त जब हम एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी में है तो पहली प्रायोरिटी जो है हमारी वो जिंदगियों को बचाना है। बाकी जो ऑफिशियल जो होती है, कोई कोरस्पॉन्डेंस होती है या कोई ऑब्लिगेशंस हैं, उनको अभी फिलहाल के लिए होल्ड कर दिया गया है कि हाल्ट पे हैं। क्योंकि पहला काम जो है वो डूबते को बचाना है। और हमारी पूरी टीम इस वक्त डायरेक्टर जनरल जो है वो जाती तौर पर इस वक्त चिन्योट में मौजूद है। हमारे मिनिस्टर हैं ख्वाजा सलमान रफीक साहब, वो परसों जंग में थे, कल चिन्योट गए हुए थे। वो रोजाना के हिसाब से वो भी मोबाइल हैं, वो भी जा रहे हैं। तो इस वक्त जो है ना पूरी की पूरी जितनी भी अटेंशन है वो उस तरफ है कि लोगों की जिंदगियों को जिस हद तक मुमकिन है उसको महफूज बनाया जा सके। बाकी जितनी चीजें हैं उनके लिए बहुत टाइम है। अल्लाह जिंदगियां बचाए सबकी, और ये हम इस दौर से, इस टाइम से गुजर जाएं, फिर उसके बाद जो भी जिस तरह की कोई बात करनी हो तो उसके ऊपर हम खुल के बात कर सकेंगे। हम यकीनन आपको इनवाइट करेंगे, आप तशरीफ ले आए, हम बैठ करेंगे। तो हमीदुल्लाह साहब, ये भी कहा जा रहा है कि एतराज़ात उठाए जा रहे हैं कि पेश की इतलात भी थी लेकिन तैयारियां उस तरीके फिर भी नहीं की गई। तो जो अब रिपोर्ट से इस हवाले से बनेंगी और तफसीलात भी सामने आएंगी, तो उस पर क्या आपकी तैयारी है आने वाले दिनों के अंदर? देखें, ये आप हमारी काफ़ी हद तक जो है ना काफ़ी हद तक मुआवनत करते हैं।
ये जो पैगाम है, जो अलर्ट जारी करना होता है, जैसे अभी आपके तवज्जुह से जो सामीन है, नाजरीन है, उन तक ये अलर्ट जा रहा है कि 2 और 3 को है, जो बहुत बड़ा हैवी किस्म का स्पेल है। और उस स्पेल का जो एक नुकसान ये है कि आगे एक बड़ा स्पेल जा चुका है, उसने सारे का सारा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अब एक हिला के रख दिया है। और कुछ जो रेजिडेंसेस हैं जिनको अभी बच गए हैं, कुछ कच्चे मकान हैं जिनके पास से पानी गुजरा, अभी गीले होंगे। ऊपर से एक और स्पेल आता है, एक और फिर इसी तरह का रेला अगर आ जाता है खुदा ना खासा, तो वो इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसलिए आपके तवज्जुह से आपकी टीम ऑलमोस्ट रोजाना ही कवरेज कर रही है। तो हमें सबको, दोस्तों को, जितने भी हमारे शहरी भाई हैं, बहन भाई जो दरियाओं के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, उनको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और हम उनको जाके एक एक वहां से निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अब रिस्क खुदा के लिए मत लीजिएगा, दरिया में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले जिंदगियां बचाएं अपनी, उसके बाद मालो असबाब आते रहते हैं, अगर कोई छोटा मोटा नुकसान हो जाए तो हमीदुल्लाह साहब, ये ज़रा कहिएगा कि अगर पंजाब के दरियाओं से, सतलुज से, रावी से और चनाब से अगर पानी पहुंचता है सिंध के अंदर, तो सिंध के अंदर क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है, और उस हवाले से क्या आपको लगता है कि तैयारियां की गई होंगी? क्योंकि आप तो पंजाब को देख रहे हैं और अब जाहिर सी बात है सिंध वालों की बारी है। तैयारी जी अपने, चूंकि एक अच्छी बात यह है उस साइड पे कि उनको टाइम काफी मिल जाता है तैयारी का। तो अभी 2-3 दिन से तो जो सिंध की गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, और वो सारी की सारी अपनी तैयारी की बता रहे हैं। हमारा भी वैसे ही सारे का सारा जो हमारे जो DDMA, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनकी टीमें हैं, हमारे जो फील्ड फोर्स है, हमारा अपने PDMA के अमले है, बाकी जो इदारे हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट, बाकी वो जा रहे हैं, वो देख रहे हैं और उसको मैनेज कर रहे हैं, और इस वक्त पूरी तैयारी में है। अलबत्ता एक जो खुश आइंद बात यह है कि रेलवे जो हैं वो आपस में मिल नहीं रहे हैं। तो उनके ना मिलने की वजह से जो है ना, वो एक ओवरऑल जो इम्पैक्ट होना था उनके मिलने से, उससे अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा है इस वक्त तक। क्योंकि उधर सिंध में जो है पानी का फ्लो वो कम हो गया है। जेलम तकरीबन 8,000 पे पीछे चल रहा है। तो जो चनाब का रेला है वो अभी इस वक्त हेड 3 में जो झंग में है, वो उसको उसके ऊपर पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट इस वक्त 4.5 लाख के करीब है। तो थोड़ी देर तक या घंटों में वो रेला जो पीक अपनी अटेन कर लेता है, तो वो जल्दी आगे निकल जाएगा। जो रावी वाला है वो उसको टाइम ज्यादा लगेगा, तो वो बाद में शामिल होगा। तो इसलिए वो एक पीक जो है ना, एक फर्दर पीक ऑफ पीक नहीं। तो लास्टली हमीदुल्लाह साहब, ये आपसे पूछना चाहूँगा, अभी बातें हो रही हैं कि काठिया साहब भी कह चुके हैं, जो आपके DG PDM हैं, उन्होंने कहा है कि अब जो दरियाओं की ज़मीनें वो वापस करना पड़ेंगी, रिपोर्ट्स भी तैयार होंगी। तो ये किस तरीके से फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएंगे और फिर जो दरियाओं की गुजरगाहें उनको क्लियर करेंगे? देखिए जी, PDMA जो है ना, उसका काम गाइडलाइंस देना है। उसका एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है, एक एपिक्स बॉडी है। हमारा जो हमारी लर्निंग होती है किसी भी इवेंट की, वो लर्निंग जो है ना, उसको एक अच्छे पैराए में, एक रिपोर्ट की फॉर्म में हम ऊपर दे देते हैं। और मेरा अंदाजा आपके साथ भी हम कई प्रोग्राम कर चुके हैं कि जिसपे ये एक हकीकत है कि जो क्लाइमेट चेंज है ये एक रियलिटी है, ये एक बिल्कुल नविश्ता दीवार है। अगर इसे आंखें मूंद ली जाए तो नतीजा यही निकलता है जो अभी हुआ है। तो इसलिए ये इसके ऊपर किसी भी सूरत में जो है इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और आने वाले वक्त में इसके ऊपर जितने भी इदारे हैं जिनका इससे ताल्लुक वास्ता बनता है, वो सारे मिलके बैठेंगे। और यकीनन जो किसी वक्त कोई भी इवेंट होता है, फिर उसके बाद एक फैक्ट शीट आती है जिसके ऊपर सारे क्या व्हाट वेंट रॉन्ग, तो या काजेज ऑफ द काजेज, वो सारे सामने आ रहे होते हैं। तो वो चीजें जो है वो यकीनन होंगी। और ये कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है। अब सारे बात कर रहे हैं कि जो दरियाओं के रास्ते हैं उनको दरियाओं के रास्तों को खाली करना होगा, नहीं तो फिर नताज यही निकलेंगे जो इस वक्त हम भुगत रहे हैं सारे।
ठीक है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसको पेश किया जाएगा। नाज़रीन, आपने सुना कि जो डायरेक्टर पीडीएमए हैं हमीदुल्लाह साहब का कहना है कि इस वक्त पंजाब के अंदर दरियाओं का जो बहाव है वो बरकरार है, मुश्किलात का सामना है, कहीं कहीं ख़तरात भी मौजूद हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जंग को बचाया गया, वहाँ पर जो बंद हैं उनको तोड़ा गया ताकि शहर जो है वो ना डूबें और लोगों की जानो माल का जो है तहफ़्फ़ुज़ भी करना इसके अंदर ज़रूरी है। अब आगे जो है सिंध कितना तैयार है, सिंध ने इस हवाले से क्या तैयारियां कर रखी हैं उस पर उन्होंने तफसील से बताया है। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे और बात करेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो दौरे चीन पर हैं और इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, पहले हम बात कर रहे थे जिस तरीके से अब पाकिस्तान के अंदर भी सैलाब है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चाइना के दौरे पर भी हैं। ये दौरा कितना अहम है और इस पर बात करना भी बड़ा ज़रूरी है। तो आईआर एक्सपर्ट उस्मान शाहिद भी हमारे साथ ही हैं। उस्मान साहब, क्या समझते हैं कि ये दौरा कितना अहम है जब पाकिस्तान के अंदर सैलाब है और वज़ीर आज़म जो हैं वो चाइना के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि जो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं वो भी मौजूद हैं। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्या स्टैंस हो सकता है इस का स्टांस जो है एससीओ के हवाले से हमेशा बड़ा क्लियर रहा है, क्योंकि एससीओ जो है पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक लेवरेज है और हम देखते हैं गुज़िश्ता 2 दहाइयों पे मुहित जो इसका सफ़र है उसमें पाकिस्तान ने इसे बड़ा लेटेस्ट स्टेज में 2017 में ज्वाइन किया। लेकिन जिस तरीके से हमारी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन ख़त्म की है चीन ने इस रीजन के अंदर और इंटरनेशनली जो पाकिस्तान का इस वक्त स्टेचर है, जो साख और शनाख्त हमने दोबारा से रीगेन किया और जो हमारे आलमी वकार में इजाफा हुआ है, तो मेरे ख्याल में जो एतमाद है वो डेफिनेटली कैरी करेंगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। जबकि इंडिया जो है वो इस वक्त मैं उसे बैक बर्नर पे देख रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जो मोर्चा बनाया हुआ था यहाँ पे अमेरिका का खुद को, उसके हवाले से उन्होंने किबला अपना मेरे ख्याल में दुरुस्त करने का उनके पास एक मौका है कि वो रीजन के अंदर फैंसीज को मेंड करें। और इस बात का मेरे ख्याल में इदराक है वहां के ऊपर पॉलिसी सर्कल्स में कि यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर है। तो वो मेरे ख्याल में लेवरेज गेन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन चीन के एंड के ऊपर इस तरह का कोई जो है साइन नहीं है। नो डाउट वो चाहते हैं रीजन के अंदर कॉपरेशन हो, इकोनॉमिक लिंकेजेस कायम हो यहाँ के ऊपर, क्योंकि एससीओ की शंघाई स्पिरिट यही कहती है कि आप म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करें, म्यूचुअल अपना बेनिफिट लें और म्यूचुअल कंसल्टेशन हो। लेकिन मेरे ख्याल में जो इंडिया की रीजनल हेजमनी थी है उसका ख्वाब मैं टूटते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि सितंबर के क्वाड्रिलेटरल ग्रुप का जो मीटिंग होनी थी इंडिया में, डोनाल्ड ट्रंप ने वो कैंसिल कर दी है। तो इंडिया को मेरे ख्याल में इस चीज का इदराक काफी देर के बाद ये आया है कि अपना रीजन के अंदर वो इस तरह का बॉर्डर डिस्प्यूट जो कि इसका हमेशा से मौकफ रहा है एससीओ का, कि उनको तो इसका पाकिस्तान को कितना उस्मान साहब फायदा होगा, जहां पर हम हमारे ताल्लुकात जो हैं एक तरफ अमेरिका के साथ भी बेहतर हो रहे हैं, दूसरी जानब हम अपनी हिमालय से ऊंची दोस्ती की बात करते हैं चाइना के दरमियान। तो फिर जो दरमियानी रास्ता है और दोनों साइड को बराबर लेकर चलना पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल भी होगा, कितना फायदेमंद भी होगा? मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बड़ा आसान है। उसकी रीजन यह है कि अमेरिका जो है वो चाइना को इस वक्त टफ टाइम देने के हवाले से हम देखते हैं तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए इंडिया को जो है अबंडेंट कर चुके हुए हैं, क्योंकि वो एशिया यहाँ पे पैसिफिक रीजन के अंदर थिएटर ऑफ एंगेजमेंट नहीं खोलना चाहते। तो जो पॉलिसी ऑफ इंसर्कलमेंट है अमेरिका की टुवर्ड्स चाइना, मैं उसको डिफ्यूज होते हुए देखता हूँ। तो उस वजह से पाकिस्तान के लिए बड़ा आसान है बैलेंस को स्ट्राइक करना। और ये ग्लोबल साउथ का एक पावर शो है, हाउसफुल है, वहां पे दुनिया के 20 आलमी सरबरा आ रहे हैं जिनका ताल्लुक एशिया से है, यूरोप से है, क्योंकि यूरोप के अभी एक अपना सोवियत यूनियन का फॉर्मर जो कंट्री है बेलारस, वो भी इसके अंदर आ चुका हुआ है। और वहां पे मिडिल ईस्ट की ताकतें भी हैं, दुनिया के एनर्जी के टॉप प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं, टॉप कंज्यूमर हैं। P5 के परमानेंट 5 के 2 कंट्री हैं, G20 के 4 कंट्री बैठे हुए हैं, 4 न्यूक्लियर पावर्स यहाँ के ऊपर मनूवर कर रही हैं और दुनिया का जीडीपी का 23% इनके हाथ में है। और यूरेशिया का जो लैंड है उसका 23% लैंड मैस इनके पास है, 60% टोटल टेरिटरी इनके पास है, आधी आबादी को हाउस करता है एससीओ है। तो मेरे ख्याल में जो ग्लोबल गवर्नेंस का इंटरनेशनल जो स्ट्रक्चर है, स्पेशली जो कि यूएस लेड, ठीक है उसके अंदर यूएस लेड इंटरनेशनल कंप्लीट कीजिएगा। मैं कह रहा था यूएस लेड जो इंटरनेशनल सिस्टम है जिसको डोनाल्ड ट्रंप अबंडेंट कर चुके हुए हैं पूरी तरह से, यूएस बेस्ड जो रूल बेस्ड ऑर्डर था उसके अंदर दिफा करता नजर आता है मल्टीलैटरलिज्म का चाइना। तो मेरे ख्याल में चाइना ने यूएस सिस्टम के बाहर जिस तरीके से स्पेस और डायलॉग का एक अपना
पिछले चंद सालों से हम देखते हैं उसने क्रिएट किया है अपना मनूवर करके, उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर मुझे लगता है चाइना जो है वो एक मैसेज पिकन देना चाहता है यूरोप को और अमेरिका को, जो कि इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं हर महाज के ऊपर, कि चाइना जो है उसका जो ग्लोबल राइज है उसको रोकना तकरीबन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि 80 साल बाद वर्ल्ड वॉर के खात्मे के बाद जो वो दुनिया में मिलिट्री पावर शो करने जा रहे हैं अपने मुल्क में, जिसमें पुतिन भी मौजूद होंगे, किम जोंग उन भी होंगे, तो मेरे ख्याल में एक बड़ा बिल्कुल स्टर्न मैसेज है वाशिंगटन डीसी के लिए। ठीक है, ये बड़ा मैसेज है। वकार साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की समिट के अंदर मौजूद हैं, जिस तरह शाहिद साहब भी कह रहे हैं कि ये एक बड़ा अच्छा मौका है, हम भी अपना जो मौक़िफ़ है वो उसको बेहतर अंदाज में वहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ज़रूरी ये भी है कि पाकिस्तान की जो कार्बन इमिशंस है वो तो सिर्फ बहुत ही कम है, हम 1% कह सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर पाकिस्तान जो है जो क्लाइमेट जस्टिस के हवाले से वहाँ पर अपना मौक़िफ़ जो है वो पुट कर सकता है, और कर सकता है तो किस तरह कर सकता है? जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं। अगर हम इसकी गुज़श्ता तारीख देखें तो पाकिस्तान ने क्लाइमेट के हवाले से जो दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है, जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ यानी कॉप कहा जाता है, जब शर्म शेख में उसका इजलास हुआ, तो पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसकी सिफारतकारी की बुनियाद पर लॉस एंड डैमेजेस फंड को, लॉस एंड डैमेजेस एक ऐसा फंड है कि अगर कुदरती आफात जो मौसमियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से मुख्तलिफ ममालिक में आए और उन कुदरती आफात की वजह से वहाँ इमलाक का और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो, उस नुकसान की भरपाई के लिए और उस नुकसान से बाहर निकलने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर की दोबारा तामीर के लिए उन मुल्कों को इमदाद फराहम की जाए। और ये इमदाद ज्यादातर उन मुल्कों की जानिब से दी जानी थी जिनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है, यानी वो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस में उनका हिस्सा सबसे ज्यादा है। और आप जानते हैं कि दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता और इंडस्ट्रियलाइज्ड ममालिक हैं, उनका कार्बन इमिशन में और कार्बन फुटप्रिंट में सबसे ज्यादा किरदार है। मगर उसके बावजूद हमें ये देखने में आया कि कॉप कॉन्फ्रेंस जो शर्म शेख में हुई, उसमें बैनुल अक़वामी बिरादरी लॉस यानी एंड कि हमें अपनी डैमेजेस क्लाइमेट डिप्लोमेसी को बेहतर करना होगा। जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। लॉस एंड डैमेजेस फंड को लाने के लिए तैयार नहीं थे, मगर ये हमारी ही डिप्लोमेसी थी जिसकी वजह से लॉस एंड डैमेज फंड उसके एजेंडा पर एक्सेप्ट किया गया। सो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ममालिक में न सिर्फ क्लाइमेट के हवाले से बल्कि रीजनल हवाले से एक कामयाब सफारतकारी का तासुर दिया है, और वजीर आजम का जो मौजूदा दौरा है उसमें भी ये बात बहुत वाज़ेह और मौसर तौर पर सामने आएगी, और हम इस बात को रीइटरेट करने में कामयाब रहेंगे कि हम प्रिसाइसली 0.6 से 0.8% पूरी दुनिया की एक कार्बन फुटप्रिंट का या ग्रीन हाउस गैस का हम प्रोड्यूस करते हैं, जबकि हम एक बहुत बड़ी आबादी वाला मुल्क हैं। उसके बावजूद हम क्लाइमेट इंड्यूस क्लाइमेटीज से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। तो बैनुल अक़वामी बिरादरी को चाहिए कि वो अपनी तरजीहात में हम जैसे ममालिक जो कि क्लाइमेट के नुकसान का बायस नहीं है मगर उससे होने वाले नुकसान को फेस कर रहे हैं, उनकी मदद करें, और ताकि वो इन तो नुकसानात वकार से साहब, ये भी तो है ना कि बेहतर तौर पे हम निपटा। वहां पर अपनी रुदात सुनाएंगे, वहां से वो हमारी मदद भी करेंगे, लेकिन वो ममालिक भी तो कहते हैं ना कि आप अपना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, यहाँ पर भी काम करें, पहले अपने घर को बेहतर करें, और अगर उसके बाद होता है तो फिर हम आपकी मदद भी करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमें यहाँ पर भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना होगा? ये तस्वीर का दूसरा रुख है, और इस दूसरे रुख से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में 2012 में एक क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बनाई गई वफाकी हुकूमत की जानिब से, और 2021 में उस पॉलिसी को इम्प्रोवाइज किया गया। और जब 18वीं तरमीम के बाद से सूबों के पास बहुत सारे इख्तियारात हैं, तो क्लाइमेट पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के भी बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जो सूबों ने खुद करने हैं। मगर बहुत अफसोसनाक बात यह है कि हमें न सिर्फ वफाकी और सूबाई सतह में कोऑर्डिनेशन की कमी दिखाई देती है, और एक फासला दिखाई देता है क्लाइमेट चेंज को समझने के हवाले से और उसके हवाले से रिएक्शन के हवाले से। दूसरी जानिब हमें सूबाई हुकूमतों की कैपेसिटी में भी बहुत ज्यादा गैप्स दिखाई देते हैं। पाकिस्तान में क्लाइमेट के हवाले से जो अवेयरनेस है वो न सिर्फ ये कि आम नास में नहीं आ सकी, बल्कि जो लेजिस्लेशन बॉडीज हैं जिनमें वफाकी और सूबाई असेंबलियां हैं, उनके लोगों से भी अगर आप गुफ्तगू करें तो वो क्लाइमेट के हवाले से कोई खास शऊर नहीं रखते। तो लेजिस्लेशन तो बहुत दूर की बात है,
जब तक कि ये शऊर नहीं आएगा कि क्लाइमेट के हवाले से शौर की ज़्यादा ज़रूरत है। पैदा ठीक है, आपका पॉइंट आया है। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे, क्योंकि जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर भी कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं, और दूसरी जानिब जिस तरीके से बात कर रहे थे कि जो अमरीकी सदर हैं वो ना तो भारत जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास आगे क्या ऑप्शन बचते हैं, किस पर मज़ीद जो है वो पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी को बेहतर करके आगे जा सकता है और दुनिया को बता सकता है कि हमारे यहाँ क्लाइमेट के हवाले से कितने नुकसानात हो रहे हैं और किस तरीके से इस पर काबू भी पाया जा सकता है। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरीके से हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेसी को मज़ीद बेहतर करना होगा, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना होगा, तो हम ज़रा शाहिद साहब की जानिब जाएंगे। शाहिद साहब, ज़रा ये कहिएगा कि हमने देखा कि 2000 की दहाई में पाकिस्तान को जो है वो टेबल पर बिठाया गया था भारत के साथ, और पाकिस्तान की जानिब से भी एक जो है वो मौका कह सकते हैं कि गंवाया गया था कि कश्मीर के मामले पर कोई दरमियानी रास्ता निकाल लिया जाए। तो आज जो है SCO के समिट के अंदर मारका हक की फतह के बाद हमारे वज़ीर-ए-आज़म वहां पर मौजूद हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर रूस, चाइना और दीगर दोस्त ममालिक जो हैं वो कोई ताउन करें तो भारत के साथ जो हालात हैं वो मजीद बेहतर हो सकते हैं, जबकि भारत को अमेरिका जो है वो ऑलरेडी जो है वो सुबकी का सामना करवा रहा है? जी डेफिनेटली पाकिस्तान और इंडिया का मीडिया जो है वो इस वक्त उसकी नज़रें जो है मोदी पे और हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हैं कि क्या कोई ऐसा मोमेंट वहाँ के ऊपर क्रिएट होता है जिसमें आमने सामने आए और हैंड शेक कर सके। मेरा नहीं ख्याल कि मोदी जो है इस वक्त पाकिस्तान को किसी भी तरीके से कोई लेवरेज देना चाहते हैं, क्योंकि इंटरनेशनली उनका पॉलिटिकल कैपिटल बर्न हो चुका है, तो वो अपनी डोमेस्टिक स्फीयर के अंदर नहीं चाहते कि जो पॉलिटिकल माइलेज है उनका, जो उनकी बेस है वहाँ के ऊपर पॉलिटिकल, उसको कोई ऐसा मैसेज दें कि पाकिस्तान के साथ फैंसीज को मेंट किया जा रहा है। बाकी रह गए दूसरे अपना कंट्रीज, तो मेरे ख्याल में ये इस वक्त जो वहां पे थीम है इस इजलास का, उसके अंदर पाकिस्तान इंडिया का मामला जो है वो मेरे ख्याल में कहीं पीछे है, लेकिन डेफिनेटली एक हेल्दी लुब्रिकेंट डिप्लोमेटिक लेवरेज जो है वो अवेलेबल है दोनों कंट्रीज को, और इंडिया को मेरे ख्याल में उनके एंड के ऊपर भी सैनिटी शायद परवेल करे, जो कि मुमकिन तो नजर नहीं आता कि अगर वो अमेरिका की वजह से उस पीछे हट के तो आज चाइना के साथ हाथ मिला रहे हैं, तो उन्हें मेरे ख्याल में एक मूवमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन भी करना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ भी मामलात को तो इस मौके पर आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास एक अच्छा हेल्दी मौका है, क्योंकि दोस्त मुल्क यहाँ ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, अगली दफा उनकी बारी कब आएगी ये नहीं पता, लेकिन ये मौका अच्छा है, बातचीत का रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें पॉलिटिकल विल जो है वो इंडिया की तरफ लैक कर रही है मामलात को दुरुस्त सिमत में लेके जाने की। अगर हम बात करें तो ये मोदी पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन ओपन, हमने तो हमेशा से बात की है कि हम चाहते हैं नेगोशिएटिंग टेबल की तरफ बढ़ें, रिकंसिलिएशन की बात करें हम, और मेरे ख्याल में जितनी भी पाकिस्तान की माजी करीब की हुकूमतें रही हैं, इमरान खान समेत, और उससे पहले पीपल्स पार्टी का दौर था, सब ने इंडिया को ऑफर किया है। सार्क का इजलास 2016 से इस्लामाबाद में होना था, जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ है। उड़ी अटैक को एक बहाना तराश करके इंडिया ने उस इजलास को पिछले 8 से 9 साल हो चुके हुए हैं पेंडिंग छोड़ा हुआ है, क्योंकि मोदी पाकिस्तान को टच डाउन नहीं करना चाहते। पिछले साल भी हम देखते हैं कि जो SCO का इजलास था, इंडिया मोदी उसके अंदर शामिल नहीं हुए थे। मोदी जो है वो इसी को सैबोटाज करने की भी हमेशा से कोशिश करते रहे हैं। एक सैबोटाजर का रोल था उनका SCO के इजलास में। अभी जून में जो डिफेंस मिनिस्टर का इजलास हुआ है वो रीट्रेट कर रहे थे बार बार इस चीज को, अपना जो उनका स्टांस रहा है कि पाकिस्तान को टेररिज्म में कॉन्टेक्स्ट में फ्रेम करके एलामिया जारी किया जाए, जिसको डिनाउंस कर दिया बीजिंग ने। तो मेरे ख्याल में अब देखते हैं कि मोदी जो है क्या स्टांस लेते हैं, लेकिन उनके पास जो आप कह लें कार्ड्स इस वक्त बहुत कम रह गए हुए हैं, जबकि जो अमेरिका है उसने मुकम्मल तौर पे इन्हें अबंडन कर दिया। जी, मुकम्मल तौर पे अमेरिका ने अबंडन कर दिया हुआ है। पाकिस्तान मई के महीने के बाद जिस तरीके से रीहाइफनेट हुआ इंडिया के साथ, जिस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान के कैंप के अंदर अपना जो है वो वेट डाला हुआ है, और जिस तरीके से हम देखते हैं चाइनीज टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने एग्जॉस्ट की, उस सारे फ्रेमवर्क के अंदर मोदी मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा बैक स्लाइड कर चुके हुए हैं। इंटरनेशनल अरीना से भी, रीजनल लेवल के ऊपर भी बड़ी कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन है इंडिया की है। जी ठीक है, वकार साहब आपकी तरफ आऊँगा। आप क्या कहेंगे कि दुनिया जो है वो ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है, तो जो SCO ममालिक हैं वो किस तरीके से पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं? और अगर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वहाँ पर इस पर भी कोई बातचीत करते हैं, और अगर चाइना को हम देखें तो वो तो बहुत आगे हैं इस मामले में, तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पर एक फुल पाकिस्तान के लिए सपोर्ट मौजूद है और पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ पेश कर सकता है? मैं पहले बात करूंगा पाकिस्तान के लिए चाइना की सपोर्ट के हवाले से। अभी जो हमने
मई के महीने में एक मिस एडवेंचर देखा अपने हमसाया मुल्क की जानिब से, और जिस मिस एडवेंचर ने उसे सफारती लिहाज से पूरी दुनिया में तनहा कर दिया, वो हम सब के सामने है। और उसमें हम देखते हैं कि इंडिया एक बहुत तनी हुई रस्सी पर चल रहा था, और वो तनी हुई रस्सी ये थी कि एक जानिब तो वो सस्ता तेल खरीदना चाहता था रूस से, और दूसरी जानिब वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहते थे अमेरिका से, और अपनी सारी एक्सपोर्ट का 20% जो है वो वहां से जनरेट कर रहे थे। मगर इस रस्सी पर चलना उनके लिए ज्यादा देर मुमकिन नहीं रहा। यारलुंग रिवर पर भी जो डैम बन रहा है चाइना की तरफ से, उस पर भी भारत को तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो चाइना के साथ भी उनके ताल्लुकात कोई अच्छे नहीं रहे। अब जब भारत पर ये इजाफी टैरिफ आयद कर दिए गए हैं, तो भारत की ये कोशिश है कि वो वापस देखे चीन और रूस की जानिब, मगर वहां पर भी उसको ना सिर्फ ये कि उस गर्मजोशी का सामना नहीं है, दूसरी जानिब भारत के लिए ये तय करना भी बहुत मुश्किल है कि अगर वो इस वक्त ब्लॉक शिफ्ट करता है तो अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क की जानिब से मजीद क्या रिएक्शंस आएंगे। अब हम आते हैं दूसरी जानिब पाकिस्तान की सफारतकारी के हवाले से। पाकिस्तान, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मई के फौरन बाद अमेरिका के साथ पाकिस्तान के बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुए, जिसमें मुश्तरका तौर पर तेल की एक्सप्लोरेशन, जो कि तवानाई का एक बहुत जरिया है, बड़ा जरिया है, उस पर भी बात हुई। दूसरी जानिब जो ये तियानजिन में कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसके लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वहाँ मौजूद हैं, इसमें एससीओ कॉन्फ्रेंस के अलावा सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि 4 सितंबर को पाकिस्तान B2B कॉन्फ्रेंस कर रहा है चाइना के साथ, बिल्कुल, जिसमें स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप पर बात होगी। और उस स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप में से दो में से एक मुद्दा पाकिस्तान के लिए रिन्यूएबल एनर्जी और पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी की पैदावार के यूनिट्स का शुरू करना भी शामिल है। दूसरी जानिब एक और स्ट्रेटेजिक डायलॉग इसी एससीओ कॉन्फ्रेंस के साइड पर हो रहा है, कॉर्नर पर हो रहा है, और वो है स्ट्रेटेजिक डायलॉग ऑन CPEC-2। बिल्कुल। और ये CPEC-2 का जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, ये रीस्ट्रेंथनिंग है पाकिस्तान और चाइना के स्ट्रेटेजिक मामलात की और बिजनेस मामलात की, कि जिसकी बुनियाद पर CPEC-2 को रीस्ट्रेंथन किया जाएगा और उसमें एडिशनल कैविएट्स शामिल किए जाएंगे, जिसके जरिए से पाकिस्तान और चीन माहौलियात के, तवानाई के, रसल और रसायल के और इंफ्रास्ट्रक्चर के कई मंसूबों पर मुश्तरका तौर पर काम करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि न सिर्फ ये शंघाई कॉन्फ्रेंस जो तियानजिन में हो रही है, मगर इसके साथ जो 2 इवेंट्स पाकिस्तान कर रहा है, B2B कॉन्फ्रेंस और CPEC-2 पर जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग हो रहा है, ये पाकिस्तान की रीजनल कामयाबी तो है ही, मगर ये बैनुल अक़वामी या आलमी कामयाबी भी करार दी जा सकती है सफारती लिहाज से। सफारती लिहाज से पाकिस्तान की ये आलमी कामयाबी भी करार दी जा सकती है। और इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ जो है IR एक्सपर्ट उस्मान शाहिद साहब मौजूद थे, उसके साथ साथ माहिर माहौलियात वक़ार शिराजी साहब और डायरेक्टर PDM में हमीदुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने उनको सुना जिस तरीके से अब एक तरफ सैलाब की सूरत हाल है और PDM में जो है वो कोशिश कर रही है कि लोगों का नुकसान कम से कम हो, और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चाइना के अंदर मौजूद हैं, वहां पर भी डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान जो है अपना मौक़िफ़ पेश कर सकता है। 2022 के अंदर भी पाकिस्तान को सैलाब की सूरत हाल का सामना करना पड़ा, तकरीबन 30 से 40 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, और फिर आज फिर पाकिस्तान 2025 के अंदर भी उसी सूरत हाल पर खड़ा है। अब पंजाब के अंदर सैलाब जो मौजूद है, लेकिन इसके बाद सिंध के अंदर दाखिल होगा। सिंध के अंदर दाखिल होने के बाद वो क्या तबाहकारियाँ खुदा न खास्ता जो है वो मचाता है, उस पर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह मियां नासिर।